हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमटीसी। मैं हूं केपी सर। मैं आज आप लोगों को जो ध्रुपद समीकरण है उसके आलेख के बारे में बताने जा रहे हैं। जब भी आप ध्रुपद समीकरण के आलेख बनाएंगे तो उसमें आपको तीन स्थिति आएंगी। आलेख का मतलब है कि ध्रुपद समीकरण जब लेकर चलेंगे या रैखिक समीकरण जब लेकर चलेंगे, दो चर वाला कोई भी लीनियर इक्वेशन, तो आपको क्या होगा कि एक सरल रेखा यानी दो चर का एक रैखिक समीकरण लेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगा, और दो चर का यदि दो रैखिक समीकरण लेंगे तो आपको दो सरल रेखा प्राप्त होगी। तो आपको ये चीज जानना है कि जब एक समतल में दो सरल रेखाएं ली जाती है या खींची जाती है तो उसकी कितनी स्थितियां होंगी। किसी भी समतल में यदि दो सरल रेखाएं आप व्यवस्थित करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो उसकी क्या स्थिति होगी। अरे मान लीजिए कि आपका ये जो है बोर्ड देख रहे हैं, ये एक समतल हो गया। समतल का अर्थ ही होता है कि प्लेन। तो आपका ये पूरा बोर्ड है वो क्या हो गया, समतल हो गया। इसमें आपको दो रेखाएं लेनी है। मान लीजिए एक रेखा मैंने ये खींच दिया और दूसरी सरल रेखा ये खींच दी। अब ये जो है एक स्थिति तो ये हो गई, और दूसरी स्थिति क्या होगी। आप जब ये दोनों रेखाओं को रखेंगे तो या तो फिर ऐसे इसको रख सकते हैं, ऐसे भी तो रख सकते हैं। अब आपके सामने तीसरी स्थिति क्या है इसी दो रेखा को रखने के लिए, देखिए। अब तीसरी स्थिति आपको ऐसे रखनी है। एगो छोटा आ गया, एगो बड़ा हो गया, दोनों रेखा को हमने रख दिया। अब आप लोग जरा सोचिए कि और भी कोई आपके पास टेक्निक है क्या। कहिएगा कि हाँ एक और टेक्निक है, या जैसे कि मान लीजिए आप ऐसे कहेगा मैं इसे सीधा नहीं रख देंगे, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी हम रख सकते हैं। तो ये चार स्थिति आएगी कि तीन ही स्थिति है, ये आप लोग समझिए कि चार स्थिति आएगी कि तीन स्थिति है। तो आपको क्या देखना है कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये जो दोनों रेखा आप देख रहे हैं, ये कहीं एक दूसरे को काट रहा है क्या। ये जो दो रेखाएं हैं कहीं एक दूसरे को काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा है। और ये क्या है, प्रतिच्छेद कर रहा है एक बिंदु पर, एक बिंदु पर काट रहा है, और ये भी एक बिंदु पर काट रहा है। तो इसमें क्या फर्क हुआ। ये भी दोनों सरल रेखाएं एक बिंदु पर काट रही है और ये भी दोनों सरल रेखाएं एक बिंदु पर काट रही है, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं हुआ। तो इसका मतलब कि ये दोनों स्थिति सेम है। इसको हम जब भी रखेंगे तो आपस में काटेगा। और ये देखिए ये इससे भिन्न हो गया, एक रेखा हमारा ये छोटा हो गया और एक बड़ा हो गया। यदि हम चाहेंगे तो इसका नेमली भी ले सकते हैं, नाम भी कर सकते हैं, ए बी और सी डी, मान लीजिए ऐसे भी लिख सकते हैं। उसी तरह से इसको भी आप लिख सकते हैं कि ए बी, और इसको भी लिख सकते हैं सी डी, और इसको भी वही लिख सकते हैं। अब ये भी आपका जो है, मान लीजिए जो बड़ा है हमने इसको ए बी कह दिया, तो जो छोटा है इसको आप सी डी भी लिख सकते हैं। तो तीसरी स्थिति क्या है कि एक दूसरे को कवर कर रहा है यानी ढक रहा है। तो 9th क्लास में आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि किसी समतल में स्थित दो रेखाएं तीन तरह से व्यवस्थित हो सकती हैं। या तो एक दूसरे के समानांतर होंगी, या तो वे एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेंगी, यानी एक बिंदु पर काटेगी तो इसे प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, या तो फिर एक दूसरे पर आश्रित हो, एक दूसरे पर आश्रित हो। तो यही आपको तीन स्थिति मिलेगी। कितनी स्थितियां मिलेंगी, तीन स्थितियां। ये स्थिति आपका फर्स्ट हो गया, और ये स्थिति आपका सेकंड हो गया, और ये दोनों सेकंड में ही आएगा, और ये जो आपकी स्थिति थर्ड।
यानी तीन ही स्थितियां हो सकती है रेखाओं की व्यवस्थित होने के लिए। और इसी में आपका संगत एवं असंगत समीकरण युग्म आएगा। कौन सा समीकरण युग्म संगत है और कौन सा समीकरण युग्म असंगत है। मान लीजिए जो ये सरल रेखा है यह a1x प्लस a1x प्लस b1y आप इक्वल टू c1 इसको ले सकते हैं, इक्वल टू c1 हो गया। इसका क्या हुआ, यह आलेख हो गया का आलेख का आलेख। ये जो नीचे वाला है मान लीजिए a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 का ये आलेख हो गया। उसी तरह से ए बी इसमें जो माने हैं तो यहाँ भी लिख सकते हैं कि a1x प्लस b1y बराबर c1 का आलेख। और ये जो है आपका हो गया a2x प्लस b2y बराबर c2 का आलेख। और यहाँ पर भी जो है आपका जो बड़ा वाला है मान लीजिए ये वाला, तो यहाँ पर ये जो बड़ा वाला है इसको हम ले लेते हैं, तो ये आपका क्या हो गया a1x प्लस b1y बराबर c1 का आलेख। और इसमें जो छोटा वाला है मानी CD a2 माने है ना, तो यहाँ पर भी वही रखिए a2x प्लस b2y बराबर c2 का आलेख। तो आपके दोनों जो युगपत समीकरण हो गए उसका आलेख तो हो गया, यही युगपत समीकरण के आपका आलेख हुआ। और आप लोगों को इसमें हम कुछ शॉर्ट लिखवाए थे पिछले वीडियो में और बताए थे कि आप लोग शॉर्ट याद कर लेंगे तब आप लोगों को आगे जो है बनाने में सुविधा होगी। तो उसमें जिनको शॉर्ट याद होगा उनको तो ठीक है, यदि नहीं याद होगा तो आप जो है पिछले वीडियो को पुनः देख लेंगे कि आपका क्या शॉर्ट आ रहा है और उसके आधार पर आप इसको बनाएंगे। ऐसे मैं फिलहाल लेता हूं कि a1 बाटा a2 इक्वल टू b1 बाटा b2 इक्वल टू c1 बाटा c2। ये चीज आपको हमने लिख दिया। अब गौर कीजिए, ध्यान से देखिए, ये जब तीनों स्थिति बराबर होंगी, तीनों स्थिति जब बराबर होंगी तो ये तीनों स्थिति आपको कहाँ डिनोट करेगी, इसको डिनोट करेगी। ध्यान दीजिए a1 बाटा a2x a2 इक्वल टू b1 बाटा b2 इक्वल टू c1 बाटा c2। तो आपको ये इंडिकेट कर रही है, यानी इस समीकरण का जो हल होगा और जो आलेख आएगा वही आलेख इस समीकरण का आएगा, क्योंकि तीनों बराबर है। तो इस स्थिति में आप क्या देख रहे हैं कि आश्रित हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया। ये क्या है, आश्रित हो गया। दोनों समीकरण यानी इस दोनों समीकरण का आलेख क्या हो गया, यहाँ पर ये आश्रित हो गया। इसको हम आश्रित भी लिख सकते हैं, आश्रित, आश्रित, ये जो है आश्रित हो गया। इसको हम लोग देख सकते हैं इंडिपेंडेंट, इसको इंडिपेंडेंट नहीं सॉरी इसको डिपेंडेंट बोलते हैं, डिपेंडेंट। ये आपका आश्रित यानी डिपेंडेंट हो गया। और इसके बाद में अब आगे जैसे कि बोलते हैं कि तो आप समझिए कि आश्रित हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कहेंगे, सॉरी डिपेंडेंट कहेंगे। और इसके बाद में अब देखिए ये स्थिति आपको आई है। अब हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि पहले बार तो आप इसको देख लिए। अब चलिए इसको हटाइए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, और यही जब है यहाँ डज नॉट इक्वल टू हो जाएगा, यानी c1 बाटा c2। इसमें आप इसको क्या पढ़ेंगे कि a1 बाटा a2
इक्वल टू B1/B2 और डज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी A1/A2 यानी A1 का जो मान आएगा वही आपका A2 का मान आएगा, अब B1 का जो मान आएगा वही B2 का मान आएगा, लेकिन यहाँ C1 का C2 का मान अलग अलग हो जाएगा। फिर से आप समझिए, चलिए एक बार पूरा इसको समझते हैं। देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 का अर्थ हुआ कि A1/A2 का जो रेशियो होगा, मान लीजिए 1:2 होगा या 1/2 होगा या 2 होगा या 5/7, अगर कुछ भी होगा एनीबॉडी, तो इसका भी है B1/B2 भी सेम होगा। यदि इसका 1/2 है तो इसका भी 1/2 आएगा, लेकिन कह रहा है कि डज नॉट इक्वल टू C1/C2, इसका मतलब कि इसका जो रेशियो है समान नहीं होगा। तो इसको मैंने आप लोगों को ये बताया था, अभी क्वेश्चन पढ़ने में बताऊंगा। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, तो इस शर्त को ये क्या करेगा, ये शर्त आपको पूरा करेगा। इस स्थिति में ये समानांतर है, आलेख जो है क्या है, समानांतर है, समांतर आलेख, यानी इसका कोई भी हल नहीं होगा, जिसका कोई भी हल नहीं होता है वह आलेख होती है समानांतर। तो जब आलेख समानांतर होगा तो इसी को, जब भी आलेख आपका समानांतर होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको असंगत कहेंगे। आलेख होगा तो आपका कोई हल नहीं होगा, जब आलेख समानांतर हो जाएगा तो कोई हल होगा क्या, कोई हल नहीं होगा। तो जब युगपत समीकरण का कोई भी हल न हो तो उसको क्या कहेंगे, असंगत समीकरण कहेंगे, असंगत समीकरण। तो इस स्थिति में यह क्या कहलाएगा, असंगत, असंगत, इसको अंग्रेजी में कहते हैं असंगत को इन कॉन्जिस्टेंस, कॉन्जिस्टेंट, इनकॉन्जिस्टेंट इसको बोलते हैं, इनकॉन्जिस्टेंट मतलब असंगत। तो इसमें आपको क्या होता है, आलेख जो होता है असंगत होता है, यानी जब समानांतर हो जाएगा तो असंगत होगा, इसका कुछ भी आपको जो है हल नहीं मिलेगा, यानी एक्स वाई का मान यहाँ आपको नहीं मिलेगा। तो इसको क्या कहते हैं, इनकॉन्जिस्टेंट, इनकॉन्जिस्टेंट। देखिए आपका जो है ना इनकॉन्जिस्टेंस लग रहा है गलत हो गया, यहाँ पर इन तो है, कॉन्जिस्टेंट आपको लिखना है तो SISTENT होता है, अब आपका सही हुआ, इनकॉन्जिस्टेंट हो गया, इसको क्या कहते हैं, इनकॉन्जिस्टेंट। तो ये आपका असंगत हो गया। अब इसमें क्या होगा, यहाँ का जो स्थिति है देखिए कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, B1/B2। तो ये जो आपका तीसरा शर्त बन गया कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो यहीं से क्या हो गया, अब आपको C1/C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। जब यहाँ पर आपका हल आ जाएगा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो आपको C1/C2 निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसका क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, इसका हल एक अद्वितीय होगा, जो कि आपको पिछले वीडियो में बताया है। तो इस स्थिति में ये संगत होगा, क्या होगा, संगत होगा, संगत। तो संगत होगा तो आपका हो जाएगा कॉन्जिस्टेंट, CONSISTENT, कॉन्जिस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्जिस्टेंट हो गया। तो अब जो है आपको अलग अलग मैंने एक बता दिया, अब इसको चलिए मैं एक साथ आप लोगों को बता रहे हैं, एक साथ चलिए इसको देखिए। आप लोगों के एग्जाम में एक चीज पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा,
कि आश्रित को भी कल पूछा जाता है कि इनमें कौन संगत है, कौन असंगत है, कौन आश्रित है, और नहीं तो आपको दो ही में डिवाइड करना होता है, संगत में और असंगत में। तो आप संगत एवं असंगत जब भी डिवाइड करेंगे, प्रति वर्ष आप लोगों को एक क्वेश्चन जो है पूछा जाता है संगत एवं असंगत से, एक या दो क्वेश्चन, कम से कम एक दो नहीं तो एक तो क्वेश्चन आपका निश्चित है कि संगत एवं असंगत से आएगा, इसको आप मान लीजिए। तो चलिए इसको देखिए क्या होता है कि आपको दो स्थिति, मैंने एक आश्रित भी बताया था कि एक आश्रित भी होता है। तो पहला स्थिति जैसे कि असंगत युग्म, असंगत युग्म। तो असंगत युग्म में क्या होगा, जब समीकरण युगपत समीकरण का कोई हल न हो, जब भी युगपत समीकरण का कोई हल न हो तो उसे असंगत युग्म कहा जाता है। यानी जब दो समीकरण इस तरह से दिया गया हो जिसका कोई हल न हो तो उसको क्या कहेंगे, असंगत युग्म। जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो, जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं हो उसको क्या बोलते हैं, असंगत बोलते हैं। थोड़ा इंक लग रहा है, खत्म हो गया है। तो देखिए ये असंगत जो जिस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो अब क्या है, संगत युग्म क्या होगा, संगत युग्म जिस समीकरण का जिन समीकरण युग्म का, या जिस समीकरण युग्म का, चूंकि युग्म लग गया तो जिस समीकरण भी लिखा जा सकता है, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर जिस भी लिख सकते हैं। जिस समीकरण युग्म का हल हो संगत युग्म कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, संगत युग्म में आपका दोनों आ जाएगा, कौन कौन, एक अद्वितीय हल वाला भी, एक अद्वितीय हल, एक अद्वितीय हल, और संपाती या आश्रित, आश्रित युग्म या संपाती, आश्रित युग्म या संपाती, ये दोनों जो है आपके आ जाएगा संगत। तो क्लियर हुआ। और संगत युग्म का यदि पूछता है कि असंगत युग्म बताइए, तो आपको देखना है कि जिसका हल नहीं होता है उसको सीधा असंगत युग्म, और जिसका हल होता है चाहे एक हल हो या फिर उसका एक से अधिक हल हो, यानी अनेकों हल हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, संगत युग्म। अब आप लोगों को बता रहे हैं कि नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आप लोग ग्राफ कॉपी, पेंसिल, रबर, कटर और स्केल लेकर बैठेंगे, क्योंकि मैं अगले वीडियो में ग्राफ बताने वाला हूँ, किस तरह आप लोग ग्राफ बनाएंगे। और तभी जो है आप जो आज जो मैंने पढ़ाया उसे पुनः रिपीटेशन करूँगा, और ग्राफ के साथ आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ग्राफ जब पढ़ाऊँगा तो ये चीज़ उसमें फिर इसका मतलब क्या है, डबलिंग हो जाएगा, नहीं डब हो जाएगा, और आपको जो है पुनः ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी।